गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आज हम सप्लाई से रिलेटेड कुछ और टॉपिक्स पर डिस्कशन करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करेंगे सप्लाई के कंपोनेंट्स की, यानी सप्लाई के पार्ट्स की। सप्लाई जो है, सप्लाई में तीन कंपोनेंट्स जो हैं, तीन तत्व जो हैं मेन है। एक तो है प्लेस ऑफ सप्लाई, एक है वैल्यू ऑफ सप्लाई और एक है हमारा टाइम ऑफ सप्लाई, राइट। तो प्लेस ऑफ सप्लाई की हम बात करते हैं। प्लेस का मतलब जहाँ हमने गुड्स या सर्विसेज की सप्लाई की है, राइट। जैसा कि आप सब पहले ही जान चुके हैं कि दो तरह से सप्लाई हो सकती है, एक इंटर स्टेट और एक इंट्रा स्टेट। और एक इसके अलावा अगर हम अब्रॉड कर रहे हैं, यानी कि अपने देश के बाहर अगर एक्सपोर्ट की हम बात करें तो यहाँ हम किस तरीके की सप्लाई कर रहे हैं। क्या हम स्टेट के बाउंड्रीज़ के अंदर ही सप्लाई कर रहे हैं, या हम एक स्टेट से दूसरी स्टेट में भेज रहे हैं, या हम एक्सपोर्ट से रिलेटेड सप्लाई कर रहे हैं। ओके। दूसरा जो चीज़ है, या दूसरा जो पॉइंट है, या दूसरा कंपोनेंट है, वो है वैल्यू ऑफ सप्लाई। वैल्यू का मतलब कि सप्लाई का जो वॉल्यूम, सप्लाई का जो वैल्यू कितनी है, यानी टैक्सेबल वैल्यू की हम बात करें। क्योंकि जब तक हमें टैक्सेबल वैल्यू का क्लैरिफिकेशन नहीं होता तब तक हम टैक्स नहीं लगा सकते। टैक्स लगाने के लिए हमें ये पता होना चाहिए सप्लाई कितने अमाउंट की गई है और वो अमाउंट टैक्सेबल है या नहीं है। ये भी चीज़ इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि जब तक टैक्सेबल ही नहीं है तो फिर टैक्स लगाने का कोई मतलब नहीं बनता है। उसके अलावा जो थर्ड कंपोनेंट है दैट इज़ टाइम ऑफ सप्लाई। टाइम ऑफ सप्लाई यानी कि सप्लाई कब की गई है, क्योंकि जो टैक्सेबल इवेंट है उसके बेस पे ही टैक्स लगाया जाएगा, राइट। तो कब सप्लाई की गई है और उस हिसाब से ही टैक्स लगाया जाएगा, या जीएसटी की जो स्टेटमेंट या जो रिटर्न भरी जाती है, फिल की जाती है, यानी जीएसटी की रिटर्न कब ड्यू है, ये डिपेंड करेगा सप्लाई के टाइम पर। सो देयर आर थ्री कंपोनेंट्स ऑफ सप्लाई अंडर जीएसटी. First of all is place of supply, second one is value of supply and third one is time of supply. Okay. अब हम बात करेंगे अगले टॉपिक पर, टाइप्स ऑफ सप्लाई अंडर जीएसटी। कितने तरीके की सप्लाई होती है, राइट। तो जीएसटी के अंतर्गत सप्लाई को दो मेजर कैटेगरीज में बांटा गया है। फर्स्ट ऑफ ऑल टैक्सेबल सप्लाई एंड सेकेंड वन इज़ नॉन टैक्सेबल सप्लाई। नाम से आपको क्लियर हो गया होगा कि ऐसी सप्लाई जो टैक्सेबल है और एक ऐसी सप्लाई जो टैक्सेबल नहीं है, और उसके बाद फिर हम इसको फर्दर क्लासीफाई करते हैं। जैसे सबसे पहले हम बात कर रहे हैं टैक्सेबल सप्लाई की। तो ये सप्लाई वो सप्लाई है जो जीएसटी के अंतर्गत टैक्सेबल है, यानी कर योग्य है। ओके। और जो भी टैक्स पेयर होता है, राइट, जो टैक्स पेयर रजिस्टर्ड होता है, जो जीएसटी के अंतर्गत रजिस्टर्ड है टैक्स पेयर, उसे आईटीसी यानी कि इनपुट टैक्स क्रेडिट का रिफंड लेने का अधिकार भी होता है। तो टैक्सेबल सप्लाई का मतलब एक तो जो सप्लाई जीएसटी के अंतर्गत टैक्सेबल है, और दूसरा रजिस्टर्ड टैक्स पेयर को आईटीसी लेने का अधिकार है। ओके। अब ये जो हमारी टैक्सेबल सप्लाई है ये दो टाइप की है। एक है रेगुलर टैक्सेबल सप्लाई और एक है दो नहीं है, ज़्यादा है। रेगुलर टैक्सेबल सप्लाई, निल रेटेड सप्लाई, ज़ीरो रेटेड सप्लाई। ओके। फिर से मैं बता रही हूँ, हमारी जो टैक्सेबल सप्लाई है इट हैज़ थ्री पार्ट्स। फर्स्ट वन इज़ रेगुलर टैक्सेबल सप्लाई। ध्यान दीजिएगा, रेगुलर टैक्सेबल सप्लाईज का मतलब होता है ऐसी सप्लाई जो ऑब्वियसली जीएसटी में टैक्सेबल तो है ही है, हम पहले ही बोल चुके हैं, जीएसटी के अंतर्गत टैक्सेबल है और आईटीसी का क्रेडिट है, ये तो क्लियर हो गया। और इसका जो रेट है वो 0% से ज़्यादा है, यानी जीएसटी के जो डिफरेंट रेट्स हैं, तो ये रेगुलर टैक्सेबल सप्लाईज के जो इसमें जो जीएसटी का रेट लगेगा दैट विल बी मोर दैन 0% विद इन इंडिया के अंदर। ओके। तो इसे हम रेगुलर टैक्सेबल सप्लाई कहेंगे। अब यहाँ आ गया है निल रेटेड सप्लाई। निल रेटेड सप्लाई का मतलब होता है कि जो 0% जीएसटी का रेट है वो है निल रेटेड सप्लाई। ठीक है। Whenever you supply goods which attract 0% GST, GST 0% है, लेकिन क्योंकि टैक्सेबल है इसलिए आईटीसी का क्रेडिट हमें मिल जाता है। ठीक है।
अभी आपके माइंड में आ रहा होगा कि फिर टैक्सेबल ही क्यों है। टैक्सेबल जीएसटी के परव्यू में तो ये रहेगा, जीएसटी के स्कोप में तो आएगा, लेकिन इसके ऊपर रेट 0% लगेगा और सप्लायर को आईटीसी का क्रेडिट मिलेगा, ठीक है। और जो ज़ीरो रेटेड सप्लाई, अब देखो यहाँ पे है नील रेटेड सप्लाई और यहाँ पे है ज़ीरो, दोनों में फ़र्क है, राइट। जो नील रेटेड सप्लाई है वो 0% जीएसटी में है, लेकिन जो आपका नील रेटेड जो सप्लाई है वो 0% जीएसटी पे है बाय डिफ़ॉल्ट, ओके। और ज़ीरो रेटेड जो सप्लाई है वो सिर्फ वहाँ पर ज़ीरो है जहाँ आप एक्सपोर्ट करते हैं, यानी एक्सपोर्ट के लिए सप्लाई करते हो, और या फिर सेल्स में सप्लाई करते हो, यानी स्पेशल इकोनॉमिक जोन, विशिष्ट आर्थिक क्षेत्र, अगर इस एरिया में आपने सप्लाई किया है या फिर आपने एक्सपोर्ट किया है, इन दोनों केसेस में जीएसटी ज़ीरो लगेगा। अदरवाइज दूसरे केसेस में जीएसटी पर ज़ीरो से ज़्यादा जो भी फिक्स रेट होगा वो ही लगेगा, अगर वो इंडिया में और कहीं भी बेचा जाता है तो। लेकिन अगर सप्लाई ज़ीरो एक्सपोर्ट के लिए, यानी इंडिया के बाहर भेजते हो मतलब सप्लाई करते हो, या फिर इंडिया के ही अंदर अगर आप सेल्स को दे रहे हो, तो इन दोनों केसेस में ज़ीरो है, अदरवाइज ज़ीरो नहीं है। लेकिन यहाँ जो है ना नील रेटेड में, इसमें सभी तरह के प्रोडक्ट सर्विसेज जो भी इसके अंतर्गत आते हैं उसके ऊपर जो टैक्स का रेट है वो ज़ीरो ही रहेगा, ओके। तो अब यहाँ क्लियर हो गया आपको तीन चीज़ें, क्या क्या। टैक्सेबल सप्लाई तीन टाइप की है हमारी, एक तो रेगुलर, एक नील रेटेड और एक ज़ीरो रेटेड, ओके। अब हम बात करते हैं नॉन टैक्सेबल सप्लाईज़ की। तो नॉन टैक्सेबल सप्लाईज़ है हमारी पहली एग्जेम्प्ट सप्लाईज़। एग्जेम्प्ट सप्लाईज़ होती है ऐसी सप्लाईज़ जो जीएसटी के अंतर्गत नहीं आती है, लेकिन जो है एक सेकेंड, जो सप्लाई जीएसटी के से परव्यू से बाहर है, ऐसी गुड्स और सर्विसेज जो जीएसटी के दायरे के बाहर है, ठीक है। सॉरी, उल्टा कह गई हूँ मैं। द सप्लाई ऑफ एग्जेम्प्ट गुड्स, जीएसटी नहीं लगता है लेकिन जीएसटी के परव्यू में है, उसके स्कोप में तो है पर उस पर जीएसटी नहीं लगता है, ठीक है। तो यहाँ रजिस्टर्ड टैक्स पेयर को आईटीसी का क्लेम नहीं मिलेगा। फिर से बता रही हूँ, एग्जेम्प्ट सप्लाई ऐसी सप्लाई की आईटीसी का क्रेडिट नहीं मिलना, जीएसटी में तो है बट आईटीसी का क्रेडिट नहीं मिलना आपको बस। और उससे पहले जो आपने किया था ना टैक्सेबल सप्लाईज, वहाँ पर जीएसटी में भी है और आईटीसी का क्रेडिट भी मिलेगा, दोनों बातें थी, ठीक है, ओके। तो एक तो ये बात क्लियर हो गई। उसके अलावा फिर अब जो है हमारा हम बात कर रहे थे नॉन टैक्सेबल सप्लाई की, तो उसमें पहली है एग्जेम्प्ट सप्लाई और दूसरी है नॉन जीएसटी सप्लाई, ठीक है। अभी आपने यहाँ पे दो बातें पढ़ी, एक जो जीएसटी के दायरे में है, विद इन द परव्यू ऑफ जीएसटी, राइट, जीएसटी के स्कोप में है बट आईटीसी का क्रेडिट नहीं मिलेगा। यहाँ पर जीएसटी में भी नहीं है, उसके दायरे के भी बाहर है, तो ना तो जीएसटी के दायरे में है और आईटीसी का तो मिलना ही नहीं है उसको क्रेडिट, ठीक है, समझ में आ गया। ये दो टाइप की है। फिर से बात करें एक बार, हम बात कर रहे थे टाइप्स ऑफ सप्लाई अंडर जीएसटी की, तो ये दो तरह की है मेजर, टैक्सेबल और नॉन टैक्सेबल। टैक्सेबल हमारी तीन तरीके की है, रेगुलर, नील रेटेड और ज़ीरो। रेगुलर में 0% से ऊपर टैक्स का रेट लगता है, आईटीसी का क्रेडिट सबको मिलेगा, ठीक है। और नील रेटेड में जो है जीएसटी का जो रेट है वो ज़ीरो ही लगेगा, और ज़ीरो रेटेड सप्लाई में सिर्फ सेल्स और एक्सपोर्ट के लिए ही ज़ीरो लगेगा, बाकी नहीं ज़ीरो लगेगा। और जो हमारी नॉन टैक्सेबल है वो दो है, एक तो एग्जेम्प्ट और एक नॉन जीएसटी। एग्जेम्प्ट वाली में क्या कहता है कि जीएसटी के दायरे में है बट आईटीसी नहीं मिलेगा। नॉन जीएसटी कहता है कि ना तो जीएसटी के दायरे में है और ना ही आपको आईटीसी मिलेगा। तो ये टॉपिक हमारा क्लियर हुआ। अब हम बात करते हैं आगे, छोटे छोटे कुछ टॉपिक्स हैं, कुछ पॉइंट्स हैं हमारे पास, उसके बारे में डिस्कशन करते हैं। जैसे एक है कॉन्टीन्यूस सप्लाई। कॉन्टीन्यूस सप्लाई उस सप्लाई को बोलते हैं जैसे कॉन्टीन्यूस सप्लाई ऑफ चाहे गुड्स हों चाहे सर्विसेज हों, और एक इसी रिकरेंट सप्लाई
मतलब कॉन्टीन्यूस अलग चीज़ होती है, रिकरेंट अलग चीज़ है। कॉन्टीन्यूस सप्लाई ऑफ गुड्स का मतलब क्या है कि मैं आपको एक एग्जांपल दूंगी, उससे आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। जैसे हमारे यहाँ पर जो पाइपलाइन, आजकल गैस आप देखोगे पाइपलाइंस में गैस आती है या पानी आता है, लिक्विड्स आते हैं, पाइपलाइंस लगी हुई हैं, वाटर पाइप्स हैं, तो उससे हमारे यहाँ जो पानी की सप्लाई होती है उसे हम कंटिन्यूस सप्लाई के अंतर्गत डालेंगे। तो अब समझ में आ गया कंटिन्यूस सप्लाई का मतलब। अब हम इसकी डेफिनेशन देख सकते हैं। सप्लाई ऑफ गुड्स विच इज़ प्रोवाइडेड और एग्रीड टू बी प्रोवाइडेड कंटिन्यूसली और ऑन रिकरेंट बेसिस। तो रिकरेंट बेसिस पे भी हो सकता है और कंटिन्यूस बेसिस पे भी हो सकता है, ठीक है। अभी मैं अगर आपको एक रिकरेंट का एग्जांपल दूं तो अभी देखते हैं। हाँ, रिकरेंट में हम देखते हैं जैसे हमें पानी के जग सप्लाई करने हैं मंथली बेसिस पे किसी ऑफिस में और वर्किंग डेज पर, तो वो जो सप्लाई है वो हम रिकरेंट सप्लाई कहेंगे। जैसे उसमें जो बिल आएगा है तो वो भी मंथली, हमारे घरों में जो पानी का बिल आता है वो भी मंथली आता है ना। या जैसे इलेक्ट्रिसिटी का बिल आता है वो जैसे 2 महीने का भी आता है, वो एक अलग चीज़ है, वो बिलिंग सिस्टम है उनका। लेकिन हम सप्लाई का जो नेचर है उसकी बात कर रहे हैं। तो कंटिन्यूस सप्लाई के बारे में थोड़ा सा आइडिया हो गया होगा कि जो हमारे यहाँ पर पाइपलाइंस, यहाँ पे लिखा होगा वायर्स, आपकी इलेक्ट्रिसिटी आती है, हमारे यहाँ पर वाटर की सप्लाई होती है। आजकल तो पाइपलाइन में एलपीजी गैस की सप्लाई हो रही है, घरों में जो किचन में गैस यूज़ होती है, ठीक है, उसे हम कंटिन्यूस सप्लाई कहेंगे। और अगर हम एक ट्रांसपोर्टर या एक पर्सन जो वाटर सप्लाई करता है किसी ऑफिस में, तो अगर वो इस तरीके से मतलब पानी की सप्लाई कर रहा है, वाटर जार्स दे रहा है, that kind of supply is known as recurrent supply, right? तो एक तरीके से थोड़ा सा कुछ पॉइंट्स हैं छोटे छोटे से जो आपको आने चाहिए। अब हम बात करेंगे एक और पॉइंट छोटा सा मुझे लगा कि आपके साथ डिस्कस करना चाहिए, दैट इज़ आउटवर्ड सप्लाई एंड इनवर्ड सप्लाई। आउटवर्ड नाम से क्लियर हो रहा है जो सप्लाई बाहर की तरफ कर रहे हैं। वैसे तो वर्ड जब सप्लाई है ना तो अगर खाली सप्लाई वर्ड हम सुन रहे हैं या बोल रहे हैं तो उसका मतलब आउटवर्ड से ही है। अनटिल अनलेस हम इसके साथ वर्ड आउटवर्ड या इनवर्ड यूज़ नहीं कर रहे हैं। अगर खाली सप्लाई वर्ड यूज़ कर रहे हैं तो इट मीन्स की आउटवर्ड सप्लाई, ओके। लेकिन इनवर्ड सप्लाई है तो इसका मतलब होता है कि जो सप्लाई हमें मिली है, यानी जो हमने रिसीव किया है, दैट इज़ इनवर्ड सप्लाई। जैसे हम रॉ मटेरियल खरीदते हैं, राइट, हम कोई भी गुड्स खरीद के हैं और आगे फिर बेचते हैं, जो हमने माल खरीदा, जो गुड्स हमने बाय की, वो हमारे लिए इनवर्ड सप्लाई कही जाएगी, राइट। और आउटवर्ड सप्लाई जो हम बायर को ट्रांसफ़र करेंगे, सेल करेंगे, एक्सचेंज करेंगे कोई चीज़, तो दैट इज़ आउटवर्ड सप्लाई। तो ये दोनों छोटी सी पॉइंट थे जो मैं आपके साथ डिस्कस करना चाह रही थी। एक और चीज़ आ रही है, दैट इज़ यस, यहाँ चलते हैं हम। अभी थोड़ी देर पहले हम लोग बात कर रहे थे सप्लाई के 3 कंपोनेंट्स की, जिसमें टाइम, वैल्यू, ये दोनों चीज़ें हमने डिस्कस की। तो इसमें एक वैल्यू ऑफ सप्लाई के बारे में थोड़ा सा हम और क्लियर करना चाहेंगे। वैल्यू ऑफ सप्लाई कैसे निकालेंगे, बताया था ना। वैल्यू ऑफ सप्लाई का मतलब जो ट्रांजैक्शन वैल्यू होगी, वैल्यू ऑफ सप्लाई मतलब जिस वैल्यू पर एक्चुअली टैक्स लगाया जाना है, दैट इज़, और वो क्या होती है, उसे हम बोलते हैं ट्रांजैक्शन वैल्यू, और उसमें कुछ और एलिमेंट्स ऐड कर देते हैं, ठीक है। तो ये किसके मतलब इसका एक प्रॉपर एक क्राइटेरिया है। प्राइस जो होगा वो सप्लाई का कंसीडरेशन होगा। डेफिनेटली हम जो प्राइस, जो ट्रांजैक्शन वैल्यू है उसके अंदर एक प्राइस ले रहे हैं ना हम गुड्स जो है किसी प्राइस के बदले में, किसी चीज़ के बदले में, किसी मूल्य के बदले में ही दे रहे हैं ना। तो वो प्राइस क्या है, कंसीडरेशन फॉर द सप्लाई, हम सप्लाई देंगे एंड आप प्राइस दोगे हमें, राइट। प्लस सप्लाई जो है वो अनरिलेटेड पर्सन्स के बीच में होना चाहिए, मतलब वो पर्सन्स रिलेट नहीं करने चाहिए। अभी अनरिलेटेड पर्सन और रिलेटेड पर्सन का जो कॉन्सेप्ट है वो यहाँ से क्लियर करते हैं। 2 पर्सन जो हैं वो रिलेट कब होते हैं, कब रिलेशन में माने जाते हैं। देखो, जैसे तो अगर वो एक ही फैमिली के मेंबर हैं तो डेफिनेटली वो रिलेशन में आए गए। इसके अलावा
बात करते हैं जैसे वो ऑफिसर्स हैं, डायरेक्टर्स हैं एक दूसरे के बिजनेस के। मान लीजिए आप मेरे बिजनेस में डायरेक्टर हैं या मैं आपके बिजनेस में डायरेक्टर हूँ या हम दोनों बिजनेस में पार्टनर हैं, तो हम रिलेशन में हो गए, राइट। वी आर लीगली रिकॉग्नाइज्ड पार्टनर्स इन ईच अदर्स बिजनेस, मतलब एक दूसरे के साथ पार्टनर हैं, ठीक है। उसके अलावा एम्प्लॉयर एम्प्लॉई का जो रिलेशन होता है वो भी रिलेटेड पीपल कहलाते हैं, ठीक है। इसके अलावा अगर एनी पर्सन डायरेक्टली और इनडायरेक्टली ओन्स, कंट्रोल और होल्ड 25%, अगर किसी और के बिजनेस में 25% का शेयर रखता है, वोटिंग राइट्स भी रख सकता है, ठीक है, तो इसका मतलब वो रिलेटेड पर्सन माना जाएगा। और वन ऑफ दैम डायरेक्टली और इनडायरेक्टली कंट्रोल्स द अदर, मतलब दो लोग हैं अगर एक दूसरे के बिजनेस को कंट्रोल कर रहा है तो इसका मतलब वो रिलेटेड हैं। दोनों किसी तीसरे पर्सन के द्वारा कंट्रोल हो रहे हैं या दोनों किसी तीसरे पर्सन को के बिजनेस को कंट्रोल कर रहे हैं, तो इट मीन्स कि उनका भी कोई ना कोई आपस में रिलेशन है, ठीक है। यहाँ रिलेशन का मतलब ब्लड रिलेशन की बात नहीं कर रही हूँ मैं। रिलेशन का मतलब कि आपका बिजनेस, आप किसी ना किसी तरीके से कनेक्टेड है, ठीक है। टुगेदर दे डायरेक्टली और इनडायरेक्टली कंट्रोल ए थर्ड पर्सन, ठीक है ना। या तो वो थर्ड पर्सन के द्वारा दोनों कंट्रोल हो रहे हैं, दोनों का मतलब वो दो लोग जिनके बीच में हम क्लियर कर रहे हैं कि वो रिलेटेड नहीं होने चाहिए। अगर ए बी को कोई सप्लाई कर रहा है तो सप्लाई तभी मानी जाएगी इफ़ ए एंड बी आर नॉट रिलेटेड पर्सन। अगर वो अनरिलेटेड हैं तो सप्लाई का मतलब समझ में आता है, तो इस सप्लाई को सप्लाई माना है और तभी उस सप्लाई की वैल्यू हमने देखनी है, राइट। और फिर आ गया फैमिली का, तो ये एक तरीके से यहाँ से क्लियर हो गया होगा कि टू पर्सन्स विल बी नोन एज रिलेटेड टू ईच अदर व्हेन दीज कंडीशंस इन वन ऑफ दीज सिचुएशंस अकर, ओके। तो ये पॉइंट आपका क्लियर हो गया है। अब चलते हैं हम आगे। नेक्स्ट हम बात करेंगे एक और पॉइंट की, कॉम्पोजिट सप्लाई और मिक्स सप्लाई। हम एक और छोटा सा एग्जांपल लेंगे। जैसे अगर हम एक मोबाइल ख़रीदते हैं तो हमें उसके साथ चार्जर मिलता है, राइट। हालांकि फ्री नहीं मिलता है, वो हमें ऐसा लगता है फ्री मिलता है, जबकि मोबाइल की कॉस्ट में उस चार्जर की कॉस्ट ऐड होती है, इसलिए हमें ऐसा फील होता है, जबकि ऐसा नहीं है। हम उस पैकिंग में देखते हैं तो हमें चार्जर और इवन वो कुछ एक वायर जो ईयरफोन टाइप है वो मिलती है हमें। उस तरीके की सप्लाई को हम क्या बोलेंगे? अब आप देखोगे, आपने तो मोबाइल ख़रीदा लेकिन मोबाइल के साथ आपको चार्जर भी मिला और ईयरफोन भी मिले, तो दैट काइंड ऑफ सप्लाई इज़ नोन एज कॉम्पोजिट सप्लाई, दैट इज कंपोजिट सप्लाई। अब इसमें आप देखिए मेन चीज़ क्या है, मेन है मोबाइल, ठीक है ना। ईयरफोन मेन नहीं है, ना ही चार्जर मेन है। मेन प्रोडक्ट क्या है? मेन प्रोडक्ट आपका मोबाइल है। तो जो सप्लाई मेन, वैसे तो सप्लाई दोनों की हुई, कॉम्पोजिट हुई ना सप्लाई, तो दोनों चीज़ों की इकट्ठी सप्लाई हुई। तो जब टैक्स लगाने की बारी आएगी तो हम किसका रेट मेंशन करेंगे? मोबाइल का रेट मेंशन करेंगे। वहाँ पर हम अलग ये नहीं दिखाएंगे कि चार्जर एंड ईयरफोन का रेट है उसके ऊपर हम टैक्स उसकी सप्लाई, वो उसके अंदर मर्ज हो गई एक तरीके से, ठीक है। तो कॉम्पोजिट सप्लाई का मतलब सप्लाई मेड बाय अ टैक्सेबल पर्सन टू ए रिसिपिएंट कंप्राइजिंग टू और मोर सप्लाईज ऑफ गुड्स और सर्विसेज, ठीक है, जिसमें एक गुड जो है, एक प्रोडक्ट जो है, एक सर्विस जो है वो दूसरी से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। जैसे मोबाइल जो है वो चार्जर से ज़्यादा वैल्यूएबल है, ज़्यादा महंगा है, ज़्यादा उसकी वैल्यू है, ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। तो प्रिंसिपल सप्लाई हम मानेंगे मोबाइल की यहाँ पर, इसे हम बोलेंगे कॉम्पोजिट सप्लाई। अब दूसरी तरफ जो है मिक्स सप्लाई। मिक्स का मतलब होता है, जैसे मान लीजिए मैं किसी के घर पे जा रही हूँ और मुझे लगता है कि मुझे कुछ लेके जाना चाहिए, कोई गिफ्ट वगैरह, तो मैंने क्या किया, मैंने एक गिफ्ट पैक लिया और उसमें मैंने कुछ चॉकलेट्स, कुछ मैंने एक कोल्ड ड्रिंक की बॉटल, एक 2 चिप्स के पैकेट, और इस तरीके से मैंने एक बंडल बनवा लिया, ठीक है। दैट इज़ मिक्स सप्लाई। अब दुकानदार ने मुझे ना मिक्स सप्लाई दिया है। नाउ मैं ये कह सकती हूँ कि उनमें जितने भी प्रोडक्ट्स हैं सब एक दूसरे से कनेक्टेड नहीं है। यहाँ मोबाइल और चार्जर कनेक्टेड थे और मोबाइल मेन था,
राइट। यहाँ पर जो मिक्स सप्लाई में कोई मेन नहीं है, कोई कम और ज़्यादा इम्पॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। अगर मैं चॉकलेट हटा देती हूँ तो कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला, या अगर मैं कोल्ड ड्रिंक की बोतल की बजाय एक फ्रूटी की बोतल डाल देती हूँ, देन कोई इट डजेंट मैटर कि इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ओके, तो अब दोनों का क्लियर हो गया कि कॉम्पोजिट सप्लाई किसे बोलेंगे और मिक्स सप्लाई किसे बोलेंगे। ऐसे ही आप एग्जांपल कोई भी ले सकते हो। यहाँ आप देखोगे इलस्ट्रेशन आपको दे रखे हैं कॉम्पोजिट के, जैसे एयर कंडीशन के साथ उसका इंस्टॉलेशन। डेफिनेटली जो एयर कंडीशन आप खरीदोगे तो इंस्टॉल आप थोड़ा खुद करोगे, वो कंपनी वाले ही तो आके करेंगे ना, या जिस शॉप से आपने खरीदा वही करेगा, राइट। एजुकेशन सर्विस अलॉन्ग विथ सप्लाई ऑफ स्टडी मटेरियल। अब आप कहीं से एजुकेशन ले रहे हो और अगर वो बुक्स आपको प्रोवाइड करते हैं तो दैट इज़ एक एडिशनल सप्लाई, जो कि मेन क्या है, एजुकेशन है आपकी, ठीक है। और ये हमारे पास दोनों के डिफरेंस है। जो मैंने आपको बातें डिस्कस करी वही सारी बात इसमें क्लियर कर रखी है। जैसे कॉम्पोजिट सप्लाई का मतलब होता है टू और मोर सप्लाईज, इसमें भी टू और मोर सप्लाईज है, दोनों में बात तो सेम ही है। लेकिन कॉम्पोजिट सप्लाई में दोनों एक दूसरे से नेचुरली कनेक्टेड है, जैसे मोबाइल और चार्जर। इसमें नेचुरली बंडल्ड नहीं है, वो हमने ही मतलब एक सप्लाई में हमने कंबाइन कर दिए हैं दो गुड्स, जैसे चॉकलेट प्लस में मैंने कोल्ड ड्रिंक रख दी। उसके अलावा फिर वो कहता है कि एक दूसरे के साथ कनेक्टेड हैं, और ये कहता है कि नहीं, ये इंडिपेंडेंटली भी आप सप्लाई कर सकते हो, यानी कि ये तो इकट्ठी ही सप्लाई होंगी। अब हालांकि ऐसा नहीं है, अगर चार्जर ख़राब हो जाता है तो आप अकेला अलग से भी तो चार्जर खरीदते हो ना, वो एक अलग बात है। लेकिन जब आप पहली बार कोई मोबाइल खरीदेंगे या कोई नया मोबाइल खरीदते हैं तो डेफिनेटली उसका चार्जर कंपनी आपको साथ ही प्रोवाइड करेगी, राइट। वन ऑफ विच इज़ प्रिंसिपल सप्लाई। तो इसमें जो दो प्रोडक्ट हैं उसमें एक मेन है, इसमें ऐसा नहीं है, इसमें ऐसा नहीं है, ठीक है। और इसमें कह रहा है कि इसकी टैक्स लायबिलिटी किस पे लगेगी, जो प्रिंसिपल सप्लाई होगी ना उसके रेट पर टैक्स लायबिलिटी होगी। इसमें क्या लगेगी, टैक्स लायबिलिटी किस पे लगेगी, जिसका रेट दैट अट्रैक्ट्स हाईएस्ट रेट ऑफ टैक्स, जिसका रेट सबसे ज़्यादा होगा। जैसे कोल्ड ड्रिंक है और मैंने दो चॉकलेट रखी हैं, तो कोल्ड ड्रिंक जो है अगर वो ज़्यादा अमाउंट की है तो उसके रेट के ऊपर एक तरीके से दैट अट्रैक्ट्स हाईएस्ट रेट ऑफ टैक्स, ठीक है। मतलब क्योंकि अलग अलग टाइप की चीज़ें हैं ना उसमें, और सबके ऊपर हो सकता है जीएसटी का रेट अलग अलग हो। लेकिन जब हम अब यहाँ बंडल बना लिया, बंडल पे रेट कैसे लगाएंगे, तो जिसमें जो उसमें जो प्रोडक्ट का जीएसटी रेट सबसे ज़्यादा होगा वही रेट हम कैलकुलेट करेंगे। एग्जाम्पल मैंने आपको बता ही दिया चार्जर और मोबाइल का, और इसमें बता दिया गिफ्ट पैक कंप्राइजिंग ऑफ चॉकलेट, स्वीट्स, कुछ भी आप इसमें मेंशन कर सकते हो। सो ये टॉपिक आपका मेंशन हुआ, क्लियर हो गया आपके हिसाब से। अब हम बात करेंगे, ये मैं करवा चुकी हूँ, टैक्स लायबिलिटी कंपोजिट और मिक्स्ड की कैसी रहेगी। ओके, ये आपको एक लिस्ट दिखाई जा रही है, आप हेडिंग पढ़ सकते हैं, लिस्ट ऑफ एग्जेम्प्टेड गुड्स। जीएसटी के अंदर वो कौन कौन सी गुड्स हैं जो एग्जेम्प्टेड हैं। हालांकि एक लंबी लिस्ट है, पर मैंने आपकी सहूलियत के लिए कुछ पे मार्कर लगाया है ताकि आपको थोड़ा सा आसानी हो जाए लर्न करने में। जैसे फ़िश, फ्रेश मिल्क एंड पेस्चराइज मिल्क, दही, लस्सी, बटर मिल्क, लाइव ट्रीज, पोटैटोज, टमाटोज, ये आप देख सकते हैं। तो आप इसमें से कुछ आसान चीज़ों को लर्न कर सकते हैं और अपने एग्जाम्पल सेट कर सकते हैं। सिमिलरली एक और लिस्ट है, ये भी, इसमें भी गुड्स ही हैं, आप देख सकते हो। जैसे काजल है, पेंगल्स हैं, प्रिंटेड बुक्स हैं, न्यूज़पेपर, जर्नल्स हैं, रॉ सिल्क है, सिल्क वेस्ट है, खादी जो है। सिमिलरली ये हो गया। उसके बाद एक लिस्ट और है हमारे पास, उसमें है लिस्ट ऑफ एग्जेम्प्टेड सर्विसेज। तो इसमें सर्विसेज हैं, जैसे सर्विसेज बाय गवर्नमेंट और लोकल अथॉरिटी जो सर्विसेज प्रोवाइड करती है। इसके अलावा सर्विसेज बाय रिजर्व बैंक, जो रिजर्व बैंक आपको सर्विसेज देता है। सर्विसेज रिलेटिंग टू कल्टीवेशन ऑफ प्लांट्स एंड रेयरिंग ऑफ ऑल लाइफ फॉर्म्स ऑफ एनिमल, इस तरीके की सर्विस हैं। सर्विस जो है बाय वेटरनरी क्लिनिक, जो एनिमल्स का ट्रीटमेंट करते हैं, जो डॉक्टर्स या जो क्लिनिक होता है उसके द्वारा दी गई सर्विसेज। सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय ए टूर ऑपरेटर टू ए फॉरेन टूरिस्ट इन रिलेशन टू ए टूर कंडक्टेड वेदर इन इंडिया। तो इस तरीके की आप देखो, कुछ मैंने सर्विसेज पर हाईलाइट किया है थोड़ा सा इजी बनाने के लिए। तो इस तरीके से आप इस लिस्ट में से अपनी पसंद की सर्विसेज देख सकते हैं और इसको लर्न कर सकते हैं। सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। थैंक यू सो मच, बाय बाय एंड टेक केयर।